everyone, welcome to Homeo Academy. And today's topic is Sjogren's syndrome. Okay, Sjogren's syndrome. And Sjogren's syndrome में दो characteristic symptoms कौन से होते हैं? First one is dry eye, and second one is dry oral mucosa. Dry oral mucosa. Okay, cause of this Sjogren's syndrome. First one is primary cause, second is secondary cause. तो क्वेश्चन कहां से आएगा हमारा? एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ जोग्रंस। फर्स्ट इसके ट्रायो से, जहां पे आरए के साथ में हमारे को क्या मिलेगा? ड्राई आई एंड ड्राई ओरल म्यूकोसा विद आरए। ओके, तो ये तो हुआ जोग्रंस का ट्रायोड। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन आता है कि देखिए प्राइमरी में एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर कॉज, मोस्ट कॉमन अगर प्राइमरी कॉज पूछा जाता है तो आंसर क्या जाना चाहिए हमारा? आर्थराइटिस। ओके, देन प्राइमरी कॉज के अलावा प्राइमरी कॉज में और कौन से हैं मोस्ट कॉमन के अलावा? उसके अंदर है वेस्कुलाइटिस, देन मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, RTA1 टाइप 1, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1। ओके, देन पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू कहां से डेवलप होता है? प्राइमरी कॉज, मोस्ट कॉमन प्राइमरी कॉज, द आंसर इज आर्थराइटिस। अगर इसी जगह पूछ लिया जाता है मोस्ट कॉमन सेकेंडरी कॉज, देन आंसर इज आरए। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखे हैं। ठीक है, आरए के अलावा कौन कौन से हैं सेकेंडरी कॉज? एसएलई, देन सार्कोइडोसिस, कल अच्छे से एक्सप्लेन किया है एसएलई को एंड सार्कोइडोसिस को। देन एक क्वेश्चन आता है लीस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद जोग्रंस के साथ में लीस्ट लाइकली एसोसिएटेड कार्डियक फाइब्रोसिस इज लीस्ट लाइकली एसोसिएटेड। ओके, एंड एंटीबॉडीज इन जोग्रंस कल भी बताया था, एंटी रो, एंटी ला, ओके, एंटी अल्फा फोट्रॉन, देन एंटी MR3। ओके, ये सारी एंटीबॉडीज जोग्रंस में एसोसिएटेड होती हैं। तो ऑल एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी एसोसिएटेड नहीं है। तो कौन कौन सी एसोसिएटेड है वो अपने को पता होनी चाहिए। एंटी रो, एंटी ला, एंटी अल्फा फोट्रॉन एंड एंटी MR3, ये सारे नाम अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, देन आरए को स्टार्ट करने से पहले एक कॉमन चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुछ कॉमन चीजें ऑफ दी आर्थराइटिस। जैसे कि मैंने कल बताया भी था कि हम क्या डिस्कस करेंगे आज आर्थराइटिस को। आर्थराइटिस एंड आर्थराइटिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अगर ओनली वन जॉइंट इन्वॉल्व है तो इसको हम क्या कहते हैं? मोनो आर्थराइटिस। अगर ओनली 2 to 3 जॉइंट इन्वॉल्व है तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉसी आर्थराइटिस। एंड पॉसी को ही दूसरा नाम क्या है? ओलिगो आर्थराइटिस। टर्मिनोलॉजी हमारे को पता होना चाहिए। देन क्योंकि यूपीएससी का एक फंडा और भी है कि वो हमारे को बेसिक से क्वेश्चंस पूछता है, बेसिक से हमारे को एमसीक्यूज पूछता है। तो हमारे को बेसिक फंडेज क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 जॉइंट इन्वॉल्व हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीआर्थराइटिस। तो पॉलीआर्थराइटिस किसको कहते हैं? पॉसीआर्थराइटिस या ओलिगोआर्थराइटिस किसको कहते हैं? मोनोआर्थराइटिस किसको कहते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन एक
आर्थराइटिस का दो टाइप से इन्वॉल्व हो सकता है। आर्थराइटिस दो वजह से डेवलप हो सकता है। आर्थराइटिस आर्थराइटिस दो टाइप से डेवलप हो सकता है। फर्स्ट इन्फ्लेमेटरी एंड सेकंड वन इज मैकेनिकल। second one is mechanical, inflammatory and mechanical। and inflammatory में अगर बात करें तो फर्स्ट इज ऑटो इम्यून। ऑटो एंड इम्यून। तो क्वेश्चन कहाँ से डेवलप होता है, इतना चार्ट अपने को याद नहीं रखना है। हमारा एमसीक्यू पैटर्न से हम चल रहे हैं क्रैश कोर्स में, तो हमारे को एमसीक्यू पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या आता है, मोस्ट कॉमन इंफ्लामेटरी कॉज ऑफ द आर्थराइटिस इज, आंसर इज आरए। आंसर इज आरए। ओके। इसके अलावा ऑटो इम्यून में कौन कौन से हो सकते हैं, एसएलई, देन सेकंड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में कौन से, टीबी की वजह से आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है, या गोनोकोकल इन्फेक्शन की वजह से, गोनोकोकल इन्फेक्शन की वजह से डेवलप हो सकता है। थर्ड राइटर सिंड्रोम। फोर्थ वन इज गाउट क्रिस्टल्स की वजह से क्या डेवलप होगा हमारा, गाउट। देन फिफ्थ है हमारा सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस। ठीक है। अभी इन दोनों के डिफरेंस भी बताऊंगा मैं, बट अपने को पहला एमसीक्यू हमारा कहां पे है, ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इंफ्लेमेटरी आर्थराइटिस इज आरए। ठीक है। मोस्ट कॉमन मैकेनिकल कॉज ऑफ द आर्थराइटिस इज, मोस्ट कॉमन मैकेनिकल कॉज अगर पूछा जाता है तो आंसर क्या करोगे, ओए। देन सेकंड ट्रॉमेटिक, देन थर्ड वन इज ट्यूमर। ये सारी चीजें आपको पता चली, तो इसी का कंटिन्यूअस मैं आगे बताने वाला हूं नेक्स्ट में कि इंफ्लेमेटरी और मैकेनिकल का डिफरेंस कैसे है। ठीक है। इंफ्लेमेटरी एंड मैकेनिकल। ओके। अगर क्लिनिकल फीचर्स वाइज बात करें, क्लिनिकल फीचर्स में इंफ्लेमेटरी के अंदर क्या मिलेगा हमारे को, जैसे कि हमारे को जो रस्टॉक्स के जो सिम्टम्स है ना, रस्टॉक्स के जो सिम्टम है वही सब अपने को पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं, अर्ली मॉर्निंग ईएमएस बोलते हैं जिसको, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, जो कि कितनी देर के लिए होगी, 30 to 60 मिनट्स के लिए प्रेजेंट होती है। 30 to 60 मिनट्स के लिए प्रेजेंट होती है। ठीक है। देन और यहाँ पे जो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस मिलेगी मैकेनिकल के अंदर, वो लेस देन 30 मिनट्स के लिए मिलेगी ओनली। ठीक है। इसी तरीके से देखिए, इंक्रीज इन दी टेम्परेचर, रेडनेस, टेंडरनेस एंड स्वेलिंग्स, जो भी इंफ्लेमेटरी साइंस है, स्वेलिंग्स। ओके। ये सारी की सारी चीज क्या होंगी, इंक्रीज और प्रेजेंट। बट ये सारी की सारी चीजें मैकेनिकल में क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसी तरीके से क्रिप्ट्स किस में प्रेजेंट मिलेगा, क्रिपिटस साउंड जो सुनाई देती है, क्रिपिटस साउंड जो सुनाई देगी, इंफ्लेमेटरी में नहीं सुनाई देती है, बट मैकेनिकल में ओए में आपको सुनाई देती है, अपन करते भी हैं एग्जामिनेशंस भी। ठीक है। रिलीव बाय दी मूवमेंट किस में मिलेगा, इन्फ्लेमेशन में। ठीक है ना, मूवमेंट। बट मैकेनिकल में क्या होगा, एग्रावेटेड बाय दी मूवमेंट। ओके। तो ये कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं जो कि हमारे को पता होने चाहिए, और कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन मैकेनिकल कॉज ऑफ द आर्थराइटिस इज। ओके। देन जैसे कि हम बात कर रहे थे इन्फ्लेमेटरी का मोस्ट कॉमन इज आरए, तो यहाँ पे आरए, तो आरए फैक्टर्स
अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या आर ए होता है? नहीं। तो आर ए फैक्टर कितना सेंसिटिविटी रखता है? ओनली 75 to 80%। तो यहाँ पे कुछ फाल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। तो फाल्स पॉजिटिव रिजल्ट कौन कौन सी कंडीशंस में आते हैं, यहाँ से हमारा फर्स्ट एमसीक्यू बनता है आर के अंदर। ओके, फाल्स पॉजिटिव किसमें देखने को मिलता है, वो सारी कंडीशंस अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? वो है एसएलई, जोग्रंस, देन सार्कोइडोसिस, देन वेस्कुलाइटिस, वेस्कुलाइटिस, देन क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस। यहाँ से ऑल एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए अपने को ये सारे के सारे पता होने चाहिए। एसएलई, जोग्रस, सार्कोइडोसिस, वेस्कुलाइटिस, क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस। कुछ इन्फेक्शन कौन कौन से? टीबी, मलेरिया, टीबी, मलेरिया, लेप्रोसी, टीबी, मलेरिया, लेप्रोसी, देन सिफिलिस, सिफिलिस, देन फिलेरियासिस, फिलेरियासिस, शिस्टोसोमियासिस, शिस्टोसोमियासिस, देन लिस्मेनियासिस। ओके, ये सारे के सारे अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन क्या आता है? अब आप कहेंगे सर हमारे को इतने सारे याद रहे या नहीं रहे, हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, तो ऑल एक्सेप्ट के अंदर ऑल एक्सेप्ट करके कुछ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑल एक्सेप्ट फाल्स पॉजिटिव आर ए, तो आंसर क्या जाएगा हमारा? आईबीडी। आईबीडी के अंदर फाल्स पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमारे को पता होना चाहिए। तो मैंने कई सारे क्वेश्चंस पढ़े, उसमें ज्यादातर आंसर क्या जाता है? आईबीडी। ठीक है, आईबीडी में फाल्स पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। फाल्स पॉजिटिव किस में मिलता है? ये सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, फिर आरए फैक्टर्स बता दिया अगेंस्ट एफसी फैक्टर ऑफ द आईजीजी। ओके, एंड मेनली हमारे को आईजीजी याद रखना है। ठीक है, ऑफ द आईजीएम। ओके, देन मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट, मोस्ट स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर आरए अगर पूछा जाता है, तो वो होती है हमारी एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज। ठीक है, ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा मोस्ट स्पेसिफिक। ओके, मोस्ट स्पेसिफिक। तो इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है एक, और वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम अपने को पता होना चाहिए। और वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में क्या टोटल 5 सिम्टम्स आते हैं, और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट फर्स्ट वन इज ईएमएस ग्रेटर देन 3, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस। ओके, देन सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सिमेट्रिकल के बाद में पॉलीआर्थराइटिस, सिमेट्रिकल विद पॉलीआर्थराइटिस। पॉली मैंने बताया था, बट स्पेयर करना चाहिए। स्पेयरिंग वर्ड याद रखना हमेशा। स्पेयर मतलब इसको अफेक्ट नहीं करता है। कौन से जॉइंट को अफेक्ट नहीं करता है? आरए डीआईपी जॉइंट को, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, थर्ड थर्ड इज आरए फैक्टर, आरए फैक्टर। फोर्थ वन इज रूमेटॉइड नोड्यूल, रूमेटॉइड नोड्यूल। देन second last one is radiological changes। radiological changes important है, radiological changes। ओके, तो रेडियोलॉजिकल चेंजेस में क्या मिलना चाहिए हमारे को? जॉइंट इरोजन। एक डिजीज बताई थी जहां पे मैंने क्या बोला था? जॉइंट इरोजन प्रेजेंट नहीं मिलता है, और वो कौन सी थी? एसएलई, जॉइंट इरोजन प्रेजेंट नहीं मिलता है। अगर जॉइंट इरोजन है तो हम किसको काट देंगे? एसएलई तो उसको डेफिनेटली नहीं है। ओके, देन जक्स्ट्रा आर्टिकुलर, जक्स्ट्रा
आर्टिकुलर जस्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस। और यहाँ से लास्ट अभी जो आरओ का एग्जाम गया था इसमें से यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, जस्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस एंड जॉइंट इरोजन, ये तीनों ही ऑप्शंस में दे रखे थे, ऑल एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आया था। ठीक है, जो अभी 2000 हमारे 19 या 20 में एग्जाम हुआ था। ठीक है ना, तो इसमें यहाँ से ये क्वेश्चन डेवलप हुआ था। ठीक है, तो हमारा ये जो टोटल है ये होता है एब्सोल्यूट डायग्नोसिस करने के लिए। ये 5 जो पॉइंट हैं वो सारे क्या हैं, एब्सोल्यूट डायग्नोसिस के लिए ये पांचों पॉइंट हमारे को मिलने ही चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है आपके सामने। ठीक है, देन कैप्लन सिंड्रोम क्या है, कैप्लन सिंड्रोम भी पूछा गया है। कैप्लन सिंड्रोम क्या है? कैप्लन सिंड्रोम इज रूमेटॉइड नोड्यूल इन दी in pneumoconiosis patient, most commonly in silicosis. ठीक है, रूमेटॉइड नोड्यूल इन दी pneumoconiosis, especially in the most commonly seen in the silicosis patient. एक आता है हमारा फेल्टी सिंड्रोम। ओके, फेल्टी सिंड्रोम में क्या मिलेगा, फेल्ट करते हैं कहाँ पे, पेल्पेट किसको करते हैं हम, स्प्लीन को। ठीक है, तो स्प्लीनोमेगेली, डिक्रीज न्यूट्रोफिल एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, इन तीनों से मिलके बनता है हमारा फेल्टी सिंड्रोम। ठीक है, ओके, देन एक आता है डिफॉर्मिटीज ऑफ द आर्थराइटिस। डिफॉर्मिटीज ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस आर दी स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ये बाई नेम पूछा जाता है। ठीक है ना, तो अपने को इनके बाई नेम पता होना चाहिए। डिफॉर्मिटी किस में देखने को मिल रही है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी किस में देखने को मिल रही है, हमारे को आरए में देखने को मिल रही है। बॉटोनियर डिफॉर्मिटी, जेट लाइन डिफॉर्मिटी, पियानो की डिफॉर्मिटी, ये बाई नेम पूछे जाएंगे और अपने को बिग आर ए। ओके, ये सारी डिफॉर्मिटीज आर ए के अंदर प्रेजेंट मिलेगी। ठीक है, एक आता है वर्ड जैकॉर्स आर्थरोपैथी। इसके अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलता है हमारे को रिवर्सिबल जॉइंट डिफॉर्मिटीज। जॉइंट डिफॉर्मिटीज होती हैं जो कि रिवर्सिबल होती है, जहाँ पे अल्नर डेविएशन ऑफ दी 2 to 5th finger, subduction of the metajoint, swan neck deformities and Botnier deformities देखने को मिलेगी। बेसिकली यहाँ पे क्या मिलेगा सिम्टम, रूमेटिक फीवर मिलेगा। रूमेटिक फीवर देखने को मिलेगा एंड साथ में क्या मिलेगा हमारे को, यहाँ पे मिलेगा एसएलई, जहाँ पे लेक्सिसिटी ऑफ द टेंडन्स प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, लेक्सिसिटी ऑफ द टेंडन। ओके, उसके साथ में एक चीज हमारे को डायग्नोसिस में, एक जो इसका आरए का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, उसके साथ साथ में एक डायग्नोसिस दिया हुआ है किसका, और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एसीआर क्लासिफिकेशन से। एसीआर जिसको हम क्या बोलते हैं, यूलर, जिसको किसमें रिवाइज किया गया था 2010 में, 2010 के अंदर। तो इसमें ना क्वेश्चनरी है, तो वो पता होनी चाहिए अपने को। तो एक बार साथ साथ में लिखते रहिए। फर्स्ट वन इज जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, ओके, अगर ध्यान से लिखते रहना, वन लार्ज जॉइंट, लार्ज जॉइंट कौन कौन से होते हैं आपको पता है, शोल्डर, हिप, नी, एल्बो, एंकल, ये सारे जॉइंट। ठीक है, वन लार्ज जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो हम उसको कितना मार्क्स देंगे, 0 मार्क्स। अगर 2 to 10 लार्ज जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो उसको हम कितने नंबर देंगे, 1 मार्क। अगर पेशेंट को 1 to 3 स्मॉल जॉइंट, एंड स्मॉल जॉइंट कौन कौन से होते हैं, स्मॉल जॉइंट्स आर दी
PIP जॉइंट, MCP जॉइंट, MTP जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, अगर ये स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व है तो इसको कितना मार्क्स देंगे? 2 मार्क्स। अगर 4 to 10 स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व है तो उसको हम कितना मार्क्स देंगे? 3 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल इसका कितना हो गया? 5। ठीक है, तो पहले पॉइंट का कितना हुआ टोटल? 5। ठीक है, 2 सेकेंड। अगर ग्रेटर देन 10 स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व है तो हम कितना देंगे? 5 मार्क्स देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ना टोटल 5 नहीं है, यहाँ अगर है ना 10 और 10 से ज्यादा स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व है तो वहां पे हम कितना मार्क्स देंगे? 5 मार्क्स देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे जॉइंट इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे हम उसकी नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसको नंबर्स दे रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से देखिए, अगर सीरोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं, सीरोलॉजी, तो सीरोलॉजी में क्या देखने को मिलेगा? नेगेटिव RA एंड नेगेटिव एंटी CCP अगर है तो उसको हम क्या देंगे? 0 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि वो डायग्नोसिस डेफिनेटली नहीं बनाएगा। 1 और बोथ, 1 और बोथ में से कोई भी इंक्रीज मिलता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कितना मार्क्स देंगे? उसको हम देंगे 2 मार्क्स। ठीक है ना। और अगर मान लीजिए अगर इंक्रीज तो होता है बट ग्रेटर देन अबाउट 3 अपर लिमिट से भी ज्यादा हो जाता है, अपर नॉर्मल लिमिट से भी ज्यादा होता है, तो उसको हम कितना देंगे? 3 मार्क्स देंगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा, वो आता है एक्यूट फेज, एक्यूट फेज रिएक्टेंट, एक्यूट फेज रिएक्टेंट। एंड एक्यूट फेज रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? ESA, CRP। अगर नेगेटिव है तो उसको हम कितना मार्क्स देंगे? 0 मार्क्स। और अगर वन और बोथ, वन और बोथ अगर इंक्रीज है तो उसको हम कितना मार्क्स देंगे? 1 मार्क। ठीक है, अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए फोर्थ पॉइंट उसके ड्यूरेशन के बेसिस पे, ड्यूरेशन, ये 4 ही पॉइंट होते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन अगर लेस देन 6 वीक है, लेस देन 6 वीक है तो उसको हम कितना मार्क्स देंगे? 0। एंड ग्रेटर देन इन इक्वल टू 6 वीक है तो उसको हम कितना मार्क्स देंगे? 1 मार्क देंगे। ठीक है, तो ये हमारे को इसकी पता होना चाहिए कि ये हमारा जो डायग्नोसिस का ACR 2010 का क्लासिफिकेशन है तो वो अपने को पता होना चाहिए, और इसके बेसिस पे हम जो डायग्नोसिस कर पाएंगे वो अर्ली कर पाएंगे ऑफ दी RA। और इसके अंदर अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या क्राइटेरिया है? ग्रेटर देन इक्वल टू 6/10। 10 में से अगर 6 और 6 से ज्यादा नंबर आते हैं तो ये इसका अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर हमारा अभी हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीरो नेगेटिव। अभी तक जितने भी थे जहाँ पे वो क्या थे? सीरो पॉजिटिव। सीरो पॉजिटिव एंड सीरो नेगेटिव किसको बोलते हैं? जहां पे भी आरए फैक्टर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीरो पॉजिटिव। बट अगर आरए फैक्टर नेगेटिव है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सीरो नेगेटिव। उसी को हम क्या बोलते हैं? सीरो नेगेटिव। ठीक है ना, इन सब में क्या मिलेगा हमारे को? आरए फैक्टर नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है आरए फैक्टर नेगेटिव। ये किसके साथ में एसोसिएट करते हैं? HLA-B27 के साथ में, जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट मिलती है, यंग के अंदर मिलता है, लेस देन 40 ईयर एज ग्रुप में मिलेगा। एंड ये जस्ट अपोजिट चलेंगे, देखिए एसिमेट्रिकल ऑलिगो। ठीक है, अभी अब आपको समझ में आ रहा होगा ऑलिगो आर्थराइटिस किसको बोलते हैं। एसिमेट्रिकल आपको पता ही है। यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, जहाँ पे सैक्रोइलाइक जॉइंट इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। ठीक है,
जैसे आपको एक एमसीक्यू यहाँ पे और डेवलप होता है, एक एमसीक्यू यहाँ पे, जैसे कि आरए के अंदर एक चीज क्या याद रखनी थी, डीआईपी जॉइंट को इन्वॉल्व नहीं करता है। उसी तरीके से हमने को क्या याद रखना है, आरए स्पाइन को भी इन्वॉल्व नहीं करता है, बट स्पाइन का कौन से पार्ट को इन्वॉल्व करता है, C1 एंड C2 को, C1 एंड C2 को। स्केलेटल ये लिखा हुआ आरए स्पाइन स्पेयर्ड एक्सेप्ट C1 एंड C2, तो C1 एंड C2 को अफेक्ट करेगा इन आरए पेशेंट। आरए पेशेंट की बात कर रहे हैं, सीरो नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो यहां से हमारा एमसीक्यू डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। ठीक है, देन हमारा आता है एंथेसाइटिस। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द टेंडन्स। देन एग्जांपल कौन कौन से हैं जो कि हमारा सीरो नेगेटिव है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, सोराइटिक आर्थराइटिस, एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस। ओके ओके, देन जुवेनाइल आर्थ्रोपैथी की अगर बात करें तो जुवेनाइल आर्थ्रोपैथीज आर दी थ्री टाइप्स, पॉली, पॉसी एंड सिस्टमिक। ठीक है, जहां पे पॉली में भी रूमेटॉइड फैक्टर प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी मिल सकता है, बट जो प्रेजेंट मिलता है, देखो ये जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो 3 टाइप के हैं, अपने को तीनों टाइप पता होने चाहिए। और वो कौन कौन से हैं, पॉली, एंड पॉली में भी 2 टाइप हैं। और वो कौन कौन से हैं कि आरए फैक्टर नेगेटिव, क्योंकि हमने क्या बोला है, जे आर ए क्या है, सीरो नेगेटिव है, तो यहाँ पे आरए फैक्टर नेगेटिव मिलेगा, बट आरए फैक्टर पॉजिटिव भी मिल सकता है इन अ केस ऑफ द 10 to 15% केसेस में। ओके, इसी तरीके से देखिए पॉसी, पॉसी भी टाइप 1 एंड टाइप 2 के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, एंड उसी तरीके से हमारा होता है सिस्टमिक। तो ये तीनों के तीनों ये क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों होते हैं हमारे आरए फैक्टर नेगेटिव, ऑलवेज आरए फैक्टर नेगेटिव। ठीक है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, देखिए एंकाइलोजिंग अगर स्पॉन्डिलाइटिस की अगर बात करते हैं, एस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो वहां पे हमारे को क्या चीज पता होनी चाहिए कि ये पहली चीज मेल को अफेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारी होनी चाहिए एमआरआई, एंड एमआरआई में हमारे को क्या मिलेगा, एडिमा प्रेजेंट मिलेगा, एडिमा प्रेजेंट मिलेगा। एंड बाई नेम पूछा जाता है, एक एमसीक्यू यहाँ से आपका बना। ठीक है, पहला एमसीक्यू मेल से, दूसरा क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस से, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है, शॉबर्स टेस्ट, शॉबर्स टेस्ट इज यूजफुल फॉर द एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो बाय नेम अपने को ये टेस्ट पता होना चाहिए, जहां पे हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन करके स्पाइन का एक्सटेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करते हैं। ठीक है ना, उसी तरीके से बम्बू स्पाइन। ठीक है, बम्बू स्पाइन किस में देखने को मिलेगी, ठीक है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ये 3-4 क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, फिर राइटर्स आर्थराइटिस, राइटर्स सिंड्रोम, ठीक है ना, वो क्या है, देखिए ओके, राइटर्स आर्थराइटिस, अब एक चीज देखिए, राइटर्स आर्थराइटिस में क्या होता है, आफ्टर, ये साथ में लिखते रहिए आप, आफ्टर इन्फेक्शन, आफ्टर इन्फेक्शन, जहाँ पे 1 to 4 वीक्स के बाद में, ठीक है, अगर मान लीजिए ये इन्फेक्शन के बाद में अगर जीआईटी इन्वॉल्व होता है, तो कॉज क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या बनेगा, वो होता है स्रेजिला। पहला क्वेश्चन,
अगर इन्फेक्शन के बाद में क्या डेवलप होता है, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट करता है, तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया। ओके, इसके अलावा जीआईटी के अंदर अगर सेकंड मोस्ट कॉमन का अगर पूछ लेते हैं, साल्मोनेला, साल्मोनेला, ठीक है ना। जहाँ पे हिस्ट्री मिलेगी हमारे को, हिस्ट्री ऑफ द एंडेमिक रीजन, एंडेमिक जोन, हिस्ट्री ऑफ द एंडेमिक जोन। ओके, अब बात करते हैं राइटर्स की। तो राइटर्स के अंदर जो ट्रायड है, तो वो क्या मिलेगा, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, यूवीआइटिस, कल भी मैंने बताया था, यूवीआइटिस, ओके, एंड यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस, ठीक है, यूरेथ्राइटिस या सर्विसाइटिस, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए वहां पे सर्विसाइटिस लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो इस राइटर्स, ठीक है, तो राइटर्स को मैंने कैसे याद कर रखा है, राइटर, जितने भी राइटर होते हैं तो वो कुर्सी पे बैठे बैठे क्या हो जाते हैं, उनके जॉइंट पेन होने लग जाते हैं, और जब भी हम पढ़ाई ज्यादा करते हैं तो हमारे को क्या होने लग जाता है, आंखों में दर्द होने लगेगा, तो यूवीआइटिस डेवलप होगा। और जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारे को क्या होता है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, तो यूरेथराइटिस। तो इस तरीके से ये चीजें याद कर रखी है, ठीक है। जो भी राइटर होगा तो उसको क्या होगा, बैठे बैठे ज्वाइंट होने लगेगा, आंखों में पढ़ाई करता है ज्यादा तो उसको आंखों में दिक्कत होगी, तो यूवीआइटिस डेवलप होगा। एंड उसको बार बार यूरिन के लिए भी जाना पड़ता है, जब भी हम ज्यादा पढ़ाई करने बैठते हैं तभी हमारे को यूरिन के लिए ज्यादा जाना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे बच्चों के साथ में आपने देखा होगा कि वो जैसे ही बैठा है उनके बाथरूम जाना है, मम्मा बाथरूम जाना है, तो उस चीज को पकड़ के लेके मैंने ये ट्रिक बनाया है, यूरेथ्राइटिस, ठीक है। देन इसके अलावा जो सिम्टम्स मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे हमारे को, वो कौन कौन से हैं देखिए, इसके अंदर इसके अलावा मिलेंगे हमारे को ओरल अल्सर्स, ओरल अल्सर्स, इसके बाद मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओरल अल्सर्स के बाद में देखो सर्सिनेट बेलिनाइटिस, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द डिजीज, जहाँ पे सॉसेज डेक्टिलाइटिस, ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किरेटोडर्मा बेलिनर्जिका, देन हार्ट के अंदर कंडक्टिव डिफेक्ट्स मिलेंगे हार्ट के अंदर, ठीक है। ये सारे के सारे सिम्टम्स किसके हुए, राइटर्स आर्थराइटिस के लिए, ठीक है। और इसके ट्रायड से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सोराइटिक आर्थराइटिस के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि ये क्या है। अगर आपको पता होगा कि हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था सीरोनेगेटिव का, सीरोनेगेटिव का क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि उसके अंदर कौन कौन सी डिजीज आती है, तो हमने कौन सी बोली थी, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रिएक्टिव आर्थरोपैथीज एंड सोराइटिक आर्थराइटिस। तो सोराइटिक आर्थराइटिस कौन सी है, सीरोनेगेटिव है, तो सीरोनेगेटिव के कार्डिनल फीचर्स में ही मैंने बताया था ये सारे के क्या हैं, एसिमेट्रिकल हैं, एसिमेट्रिकल, ओके। एंड दूसरी चीज क्या बताई थी, ये सारे के सारे क्या है, ओलिगो आर्थराइटिस है। तो सोराइटिक के लिए भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये एसिमेट्रिकल है या ओलिगो आर्थराइटिस है, ये क्या है, ठीक है ना। तो अपने को इसके कार्डिनल फीचर्स से तो ये पता है, बट सोराइटिक आर्थराइटिस में दोनों ही सिम्टम्स मिलते हैं हमारे को, कि एसिमेट्रिकल भी मिल रहा है, सिमेट्रिकल भी मिलता है, सिमेट्रिकल भी मिलता है, देन साथ में ओलिगो भी मिलेगा, और दूसरा पैटर्न पॉलीआर्थराइटिस भी मिल सकता है। तो सोराइटिक में किसी भी पैटर्न में आर्थराइटिस मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमारे को जब भी कभी कोई ऑप्शंस आता है तो, ठीक है। देन कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में क्या आएगा, टेलीस्कोपिंग ऑफ द फिंगर्स, जिसके अंदर क्या मिलेगा हमारे को,
कोलैप्स ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस म्यूटिलेंस, आर्थराइटिस म्यूटिलेंस। ओके, कॉम्प्लिकेशंस अपने को पता होना चाहिए। टेलीस्कोपिंग ऑफ द फिंगर्स, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि सोराइटिक आर्थराइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या है, टेलीस्कोपिंग ऑफ द फिंगर। और ये क्यों होता है, कोलैप्स ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस म्यूटिलेंस। आर्थराइटिस म्यूटिलेंस क्या चीज होती है, तो वो हमारे को पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, देन एक टेबल है हमारे पास में, जिससे कि हम यहाँ पे भी मेंशन की होगी, ये टेबल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड सोराइटिक आर्थराइटिस, ठीक है। कौन से जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं और कौन से जॉइंट स्पेयर्ड रहते हैं, कौन से जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो स्पेयर्ड जॉइंट के बारे में डेफिनेटली पूछा जाता है, इसीलिए ये चार्ट में आपको मेंशन कर रहा हूँ। एंड कौन सा जॉइंट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। ओए के अंदर अगर बात करें तो डीआईपी जॉइंट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आरए के अंदर कौन से, पीआईपी जॉइंट ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, एमसीपी जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, रिस्ट जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ओए के अंदर डीआईपी जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हैवर्डन्स नोड, इसको हम क्या बोलते हैं, हैवर्डन्स नोड, ठीक है। देन फर्स्ट सीएमएल, बेस ऑफ द थंब, ठीक है। जहां पे पीआईपी जॉइंट अगर इन्वॉल्व होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉचर्स नोड, ठीक है। तो डीआईपी जॉइंट में हैवर्डन्स नोड, पीआईपी जॉइंट में बॉचर्स नोड, ओके, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो डीआईपी जॉइंट ओएम में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता था, वही आरए के अंदर डीआईपी जॉइंट स्पेयर्ड रहता है, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होती है किसके अंदर, ओए के अंदर, एंड रिस्ट एंड मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट, एमसीपी जॉइंट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है आरए के अंदर। तो मतलब जो इसमें सबसे ज्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होती है वो स्पेयर्ड रहती है ओए के अंदर, और ओए के अंदर जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है वो डीआईपी जॉइंट में, सॉरी, आरए के अंदर डीआईपी जॉइंट स्पेयर्ड रहता है, ठीक है। अब सोराइसिस के लिए मैंने क्या बोला था, एनी जॉइंट इन्वॉल्व कर सकता है, स्पेयर्ड कहीं पर भी कोई चीज स्पेयर्ड नहीं रहती है। तो ये आया चार्ट समझ में, ये चार्ट है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है गाउट। गाउट अपने कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर का सबसे लास्ट टॉपिक बनता है गाउट, ठीक है। एंड गाउट से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट जो गाउट से क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि इसके एपिडेमियोलॉजी से, कि कौन से को इन्वॉल्व करता है, मेल रेशियो फीमेल का क्या रेशियो है। अपने को सबको पता है कि मेल मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं, बट ये क्या कहते हैं, रेशियो पूछेंगे आपसे, 20:1, 20:1, 20 टाइम्स कॉमन मिलता है गाउट मेल्स के अंदर, ठीक है ना, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि ये कौन से क्रिस्टल्स मिलते हैं, इसकी जो इसकी टॉफी होती है, टॉफीज प्रेजेंट होती है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका टॉफी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को, मोनोसोडियम, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट मिलते हैं, और हमारे को यही MSU क्रिस्टल पता होने चाहिए। अगर वहां पे MSU लिखा हुआ हो तो हमारे को पता होना चाहिए मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, ऑप्शन दे रहा है आपने को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेकंड क्वेश्चन ये रहा, थर्ड क्वेश्चन समझो। थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा आपको, मोस्ट कॉमन साइट फॉर द गाउट, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन इज ग्रेट टो, ठीक है, ग्रेट टो आप सबको पता है। बट अगर ग्रेट टो अगर ऑप्शन में नहीं है, तो अगर पूछेगा मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, तब हम ब्लैंक नहीं हो सकते,
क्योंकि हमारा हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू पैटर्न सॉल्व कर रहे हैं। अगर हमारे को लिखना होता तो हमारे को पता है कि ग्रेट तो मोस्ट कॉमन है, बट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ होगा, इसको हटा के सेकंड मोस्ट कॉमन को लिख देंगे, और सेकंड मोस्ट कॉमन इज एंकल, देन थर्ड कॉमन इज सबक्यूटेनियस टिश्यूज, सबक्यूटेनियस टिश्यूज, ओके। एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज के बाद में लिगामेंट, लिगामेंट्स, एंड लिगामेंट के बाद में किडनी, ठीक है। ये पैटर्न अपने को पता होना चाहिए। तो इसी पैटर्न में एक चीज याद रखनी है, वो क्या चीज याद रखनी है अपने को, कि मसल्स को नेवर इन्वॉल्व दी मसल्स। मसल्स लिख के बड़ा कट मार देना, मसल लिखकर बड़ा कट मार देना, कि ये नेवर इन्वॉल्व दी मसल्स, मसल को इन्वॉल्व नहीं करती है गाउट। तो यहां से हमारा ये चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज यहां तक क्लियर हुआ। देन एक चीज है हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है। और हाइपर यूरिसीमिया के अंदर एक चीज ध्यान रखना, हाइपर यूरेसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया, ओके। हाइपर यूरिसीमिया, इसके अंदर आपको एक ट्रिकी पॉइंट बताता हूं, और वो ट्रिकी पॉइंट यहाँ पे है। क्या है, अगर पेशेंट को एक्यूट गाउट है, एक्यूट गाउट है, ठीक है, तो एक्यूट गाउट के अंदर यूरिक एसिड लेवल पूछते हैं क्वेश्चंस में। एमसीक्यू, फिफ्थ एमसीक्यू गाउट का ये रहा। एक्यूट गाउट के अंदर हमारा यूरिक एसिड लेवल क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा या डिक्रीज रहेगा या नॉर्मल रहेगा, ठीक है। आंसर क्या करना है हमारे को, डिक्रीज। हम क्या करते हैं कि गाउट देखते ही इंक्रीज कर देते हैं, बट मोस्ट कॉमन पैटर्न मिलता है हमारे को इन एक्यूट गाउट की बात कर रहा हूं, कहीं मेरे को ही गलत ठहरा दो, कि एक्यूट गाउट अगर लिखा हुआ है तो गाउट देख के यूरिक एसिड को इंक्रीज मत कर देना। एक्यूट गाउट में मोस्ट कॉमनली डिक्रीज मिलता है। एक चीज और बोल देता हूं, क्या एक्यूट गाउट के अंदर डिक्रीज भी मिल सकता है, इंक्रीज भी मिल सकता है, नॉर्मल भी मिल सकता है, बट 90% पेशेंट्स हमारे को किसके साथ में मिलते हैं, मोस्ट कॉमनली विथ डिक्रीज यूरिक एसिड लेवल, विथ डिक्रीज यूरिक एसिड लेवल। बट अगर दूसरा पैटर्न बात करें, क्रोनिक गाउट की बात करें, तो वहां पे क्या मिलेगा, हाइपर यूरिसीमिया, ओके। अगर एक चीज और बात करते हैं यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ चला गया, सिक्स्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो होता है इसके डायग्नोसिस से। और डायग्नोसिस में है ना, जो हम बात कर रहे थे एमएसयू की, ठीक है ना, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की, ओके। तो वो किस में देखने को मिलता है, उस टेस्ट का नाम पूछते हैं, पोलेराइजिंग, पोलेराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोपी, पोलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोपी, ओके। तो यहाँ पे पोलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोपी में जो एमएसयू क्रिस्टल्स होते हैं, वहां पे नेगेटिव क्या दिखाएंगे, एब्सेंस ऑफ दी बाई रेफ्रिजरेंट, नेगेटिव दिखाएंगे, एब्सेंट रहता है, ठीक है ना। अगर ये बाई रेफ्रिजरेंट अगर मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सूडो गाउट, इसी को हम बोलते हैं क्या है, सूडो गाउट। बिकॉज वहां पे एमएसयू क्रिस्टल्स अगर प्रेजेंट होते तो वहां पे बिस्फेरेंट नहीं मिलता, बट बाई रेफ्रिजरेंट अगर मिल रहा है तो आउट है। यहाँ पे कौन से क्रिस्टल्स मिल रहे हैं, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल्स मिल रहे हैं, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल किस में मिलते हैं, पहला क्वेश्चन। एंड सेकंड, ये बाई रेफ्रिजरेंट को पॉजिटिव शो करता है, प्रेजेंट मिलता है।
एंड बाई रेफ्रिजरेंट अगर नेगेटिव है मतलब एब्सेंट है, इसका मतलब एमएसयू क्रिस्टल्स है, मतलब ट्रू गाउट है। यहाँ पे क्या है? ट्रू गाउट प्रेजेंट। क्योंकि ट्रू गाउट के डायग्नोसिस की बात करें तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम पोलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोपी कराते हैं। ठीक है, एक इसका डायग्नोसिस का एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है हमारा। ठीक है, कहां से देखिए जो भी क्रोनिक गाउट का पेशेंट आएगा हमारे पास में, क्रोनिक गाउट का अगर कोई भी पेशेंट आता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कराएंगे? एक्सरे कराएंगे। तो एक्सरे में एक स्पेसिफिक साइन देखने को मिलता है और वो साइन पूछा जाता है, बाय नेम पूछा जाता है कि ये साइन किस में देखने को मिलता है। साइन का नाम क्या है? मार्टल्स, मार्टल्स साइन। और इसका दूसरा नाम क्या है? जी साइन, जी साइन। तो बाय नेम पूछा जाएगा ये साइन किस में देखने को मिल रहे हैं? गाउट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इस साइन में क्या मिलता है? इस साइन में मिलता है punched out lesions, punched out lesions with overhanging, punched out lesion with overhanging bony edge। ये हमारे को पता हो या ना हो, बट बाय नेम से ही आज तक क्वेश्चन पूछा गया है और हमारे को यही पता होना चाहिए कि जी साइंस एंड मार्टल साइंस किस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे किसके? कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स से। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में इससे बाहर कभी भी कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अभी हम जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम किडनी स्टार्ट करेंगे एंड किडनी को बहुत अच्छे से, जैसे कि अभी भी इसमें मैंने बताया था सिम्फेरेंजाइटिस क्या है। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के बाद में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के बाद में अगर किडनी इन्फेक्ट होती है, ठीक है, हेमेचूरिया डेवलप होता है, फिर तो किस तरीके से डेवलप होता है। तो अब हमने बात की थी आईजीए नेफ्रोपैथी की एंड ऑल, तो इसको हम पूरे किडनी चैप्टर में कवर करेंगे। तो होप सो कि हम कल से किडनी को स्टार्ट करें, जिससे कि हमारे को किडनी अच्छे से पूरा समझ में आए, क्योंकि अभी हमारे पास में केवल 5 मिनट है। ठीक है, तो अभी 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं और 8:30 से आपकी आज की नेक्स्ट सेशन